आज़म सहरी भाई साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे और हमारे आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम खलीलुर रहमान एडवोकेट साहब, जो एक बहुत अच्छे नातिक तबसरा निगार नस्ल निगार हैं। इल्तिमास भी करूँगा आपकी मदद मुनहसिर है कुछ अशार के लिए मैं गुजारिश भी करूँगा आप तशरीफ लाएं और अपनी दुआओं से हमें नवाजें। जोरदार तालियों से आप सबको मदद कर सकें। मौजूदीन, मंजूमात आपने बहुत सुने, बहुत खूब सुने और एक से एक सुने। अब चंद मारूजात नस्र में भी सुन लीजिए जो गालिबन शायद ज़रूरी भी हो गए हैं, क्योंकि जिस अंजुमन की बुनियाद हक्कानी और कासमी साहब जैसे अहले नज़र और साहिब इल्म ने रखी हो, उसका विकास कुछ और ही हो जाता है। और चंद ऐसी बातें भी उन्होंने की जिसमें ज़रूरी है कि उनकी सराहत की जाए। और सराहत से मेरी मुराद ये नहीं है कि उनसे इख्तलाफ किया जाए, बल्कि उसकी सराहत जिस तरह मैं उसको समझा हूँ। पहले तो उन्होंने बात की दो तहरीकों की, तरक्की पसंद और जदीदियत। इस पर बहुत बहस होती है दुनिया के तमाम, मैं चूँकि थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म हूँ तो मैं इससे वाकिफ़ हूँ कि वहाँ भी तहरीकें चली थी। एलिज़ाबेथ एज में भी रोमानी तहरीक गालिबन शम्स रहमान फारूकी साहब ने कलम बुलंद किया और हसन अस्करी और बहुत बड़े आलिम थे हसन अस्करी, जदीदियत की बात आई। लेकिन मैं ज़ाती तौर से बहसियत तालिब इल्म के ये इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि अदब को या तख्लीक को किसी भी तहरीक के ताबे नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। तख्लीककार की अपनी आज़ादी है, होनी चाहिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। मैं चूँकि पिछले 12-15 साल से संस्कृत पर बहुत उलझा हुआ हूँ, संस्कृत शेरियात ने मेरे सारे ख्यालात बदल दिए हैं और मुझे दुख है आज कि मैंने मगरिब में क्यों इतना वक्त ज़ाया किया। इतना बड़ा ख़जाना जो यहाँ मौजूद है उसके कोई दूसरा जवाब नहीं। हक्कानी और कासमी साहब ने अफलातून का जिक्र किया। उसकी जो शोरा आफाक किताब है, रिपब्लिक नाम है उसका, यानी एक ऐसा शहर, एक ऐसा मुल्क कि वो कैसे आदर्श शहर बने या आदर्श मुल्क बने, रिपब्लिक बने, उसमें उसने शायरों का दाखिला ममनू किया था। और उसका जवाब ये दिया था, मैं ये सराहत कर रहा हूँ, जवाब ये दिया था कि शोरा अपने कलाम से देखने वालों के जज्बात को बरंगेख्ता करते हैं, शायरी जबान को बरंगेख्ता करती है, जो कि इस रिपब्लिक के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो बरंगेख्ता होगी उसके नताइज एक जारहाना अंदाज में भी निकल सकते हैं। फिर उसके बाद उसी के शागिर्द अरस्तू ने गोया 2200 साल पहले आज से अपने उस्ताद का अदब करते हुए बिना नाम लिए बड़ी खूबसूरती से इख्तलाफ किया और उसने दो बातें की जो आज के लिए ज़रूरी है इस महफिल की, जिसकी वजह से मैंने तमहीद बांधी कि ये दुरुस्त है कि शायरी जज्बात को बरंगेख्ता करती है, लेकिन वो जज्बात बरंगेख्ता होकर वहीं सर्द हो जाते हैं। उसने उसके लिए ततहीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अरबी का लफ्ज़, जो यूनानी लफ्ज़ है कैथारसिस कहा उसने, कि उन जज्बात की जो भड़कते हैं उनकी ततहीर होती है, कैथारसिस होकर वो वहीं खत्म हो जाती है। और ये बड़ी गहरी बात नहीं हुआ था, वो पूरी नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें हमारे पास उसकी। लिहाजा ये चीज़ की शायरी जज्बात को यहाँ पर जिक्र किया किसी अहले इल्म ने कि गालिबन आपने कि अल्लाह के रसूल के ज़माने की शायरी, हसन बिन साबित का जिक्र किया और एक खातून शायरा का जिक्र किया वगैरह वगैरह। लेकिन जो असल शायरी थी अरबी की, और मैं उसका तालिब इल्म रहा हूँ, वो दौर जाहिलियत की शायरी थी, जो आज 7 मुअल्लक़ात हमारे पास हैं, जिनको उनकी तादाद की रियायत से 7 मुअल्लक़ात कहते हैं। वो शायरी गैर मामूली थी और ये वो लोग थे जिन्होंने दो चीज़ें बड़ी गैर मामूली बनाई, एक तो काफिया और दूसरा मुबालगा, जो शायरी के लिए बेहद ज़रूरी है। मुबालगा और काफिया इसलिए कि अरबी ज़बान इतनी मालदार थी कि एक ही मानी के लिए, एक ही बात के लिए दर्जनों अल्फाज हुआ करते थे। मैंने कहीं पढ़ा कि ऊँट के लिए 240 अल्फाज है। इमरान कैसे शेर में कहता है कि काफिये मेरे ऊपर इस तरह गिरते हैं जैसे किसी खेत में टिड्डी दल गिरता है और मैं एक शरीर लड़के की तरह मैं पीछे हटाता हूँ। मैं अर्जी कर रहा हूँ, उस जमाने में रदीफ नहीं थी, रदीफ ईरान शायरी में जब आप सुनते हैं या किसी महफिल में आते हैं तो एक चीज़ और भी सुन लीजिए, इसकी भी तारीख सुन लीजिए। मुशायरा जिसमें आप तशरीफ फरमा है आज, ये इसका नाम मुशायरा नहीं था,
جس زبان میں بول رہا ہوں اس کا نام ریختہ تھا، پھر بعد میں ہندوی کہا گیا. اسی لیے 18ویں صدی کے اوائل میں 1710 میں ولی لکھنی کا دیوان دلی آیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ اردو میں شاعری مطلب ریختہ میں شاعری ہونے لگی. تو جو ریختہ کی شاعری کے محفلیں ہوتی تھی، اور یاد رکھیے ان محفلوں میں ایران میں بھی اور یہاں بھی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ ایران میں اور یہاں، وہاں تو ایک اکاز کا میلہ تھا جہاں پر شعرا کلام سناتے تھے عربوں میں، لیکن ایران میں ایسے مقامات تھے جہاں پہ تمام شعرا اکٹھے ہوا کرتے تھے. لہٰذا اور عربوں میں بھی بچہ موزوں طبع تھا. حسن بن ثابت کے بچے کا مشہور واقعہ ہے کہ کیڑے نے کاٹ لیا، کہ اس کیڑے کا اس نے پوچھا کیسا تھا کیڑا، خدا یہ اس کا رنگ ایسا تھا جیسا یمن کی شالوں پر ہوتے. اسی طرح تمام جو لوگ وہاں موجود ہوتے تھے موزوں طبع ہوتے تھے، اور بہت سارے واقعات ہیں، بڑی لمبی تفصیلیں میں نہیں جا رہا اس میں. تمام شعرا جو ایران میں جمع ہوتے تھے، عرفی کی زندگی دیکھیے یا حافظ کی ایک دکان پہ بیٹھے کرتے تھے سارے شعرا. تو جو سامعین ہوتے تھے وہ بھی شاعر ہوتے تھے. اور یاد رکھیے شاعری کا یا تخلیق کا، غور سے سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا نقاد خود شاعر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سننے والا تنقید کی نظر رکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا. آپ نے واہ واہ کیا کیونکہ آپ نے اپنی تنقید کی صلاحیت کا استعمال کیا، اور یہ اگر صلاحیت نقد آپ میں نہ ہو تو آپ واہ واہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ایسی محفلوں میں تو جب یہ آیت و ریختہ کا اجازت تھا، تو جو اس زبان میں مشاعرے یا محفل ہوتی تھی اسے مراختہ کہتے تھے، اور جو فارسی کی شاعری کا محفل ہوتی تھی اس کو مشاعرہ کہا جاتا تھا. خانِ آرزو کے گھر پہ، اور خانِ آرزو سے بڑا فارسی کا کوئی عالم ہمارے یعنی یہ میر تقی میر کے ماموں تھے، سوتیلے ماموں شمس الدین خانِ آرزو. ان کے گھر پہ جو محفلیں ہوتی تھیں، جہاں کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ میر نے شعر سنایا، تو وہ مراختہ جب نام لیجیے تیرا عالم و فاضل کو زمین کی دھول چڑھا دی تھی تنبیہ الغافلین ایک کتاب لکھ کر. وہ آدمی ریختہ کی شاعری اپنے گھر پہ کراتا تھا، جسے مراختہ کہا جاتا تھا. پھر یہ مشاعرہ ہوا. اب جب یہ لفظ اردو ہمارے یہاں اس زبان کے لیے اردو کا کوئی لفظ کوئی دور شہادت نہیں ملتی. 1872 میں مصفی کا ایک شعر تھا، اقانی القاسمی صاحب. مصفی نے پہلی بار اس زبان کو زبان شہر اردو کہا، جس کی وجہ سے بعد میں اردو کہلائی. لہٰذا ایسی انجمن میں، ایسی محفلوں میں تمام شعراء حضرات کا یا تمام لوگوں کا جو مائک پر آتے ہیں اور وہ ایڈریس کرتے ہیں، اس کا مقصد آپ کے لیے تفریح کا سامان پیدا کرنا نہیں ہے. یقین کیجیے ایک ذوق سلیم کی تربیت کرنا نہیں کہ آپ نے ایک شاعری کا یا اشیاء کو، شاعری کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس زاویہ نگاہ سے اشیاء کو، کائنات کو، الہیات کو، انسانی رشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ وہ زاویہ عطا کرتے ہیں. لہٰذا میں ایسی کسی بھی محفل کو یہ مانتا ہوں کہ وہ تمام سامعین یا حاضرین جو وہاں موجود ہیں ان کے ذوق سلیم کی تربیت کی جائے. ہر شاعر اگر وہ تربیت نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب محفل، وہ ایسا کلام کہے جو یہ دل میں اتر جانا کیا ہے، وہی تربیت. دل میں اترنے کا اور تو کوئی اس کی منطق ہے ہی نہیں کہ وہ آپ نے تربیت کے طور پہ اس کو اپنا لیا ہے. آج کی اس محفل کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان سامعین بھی ہیں جو یقیناً شعری ذوق رکھتے ہیں، اور نہایت بزرگ کوہنہ مشق پختہ شعراء اکرام بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنا کلام بلاغت نظام آپ کو سنایا، جس سے آپ سب مستفیض ہوئے. میں تو بہت ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ اس طرح کی. میں دنیا جہان کی ایسی محفلوں میں رہا ہوں، دیکھا ہے میں نے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں آج ایک بڑی بے تکلفی اور خلوص ہے. ہر شخص نے ایک بڑے خلوص انداز میں ہر چیز کو پذیرائی کی، شعراء اکرام کی عزت کی، اور خود سنا اور بہت ہی ڈوب کے سنا. کچھ لوگوں نے ڈوب کے کلام پیش بھی کیا، فضل الرحمان صاحب. اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع ہے کہ شعر کو پڑھا کیسے جائے، قرأت شعر کے کیا اصول ہیں. قرأت شعر کے اصول بھی آپ ان حضرات کو سن کر جو پختہ اور عالم شعراء ہیں یہ جانیں گے کہ شعر کو پڑھا کیسے جاتا ہے. شعر کو نہیں پڑھتے تھے، یہ جو دربار میں آپ سے جو موضوع طبع تھے، خوش الہان تھے، وہ ان کو اس طرح پڑھتے تھے موضوعیت کے ساتھ کہ وہ بالکل جا کے دل میں ترازو ہو جائے شاعری. انہیں غاوی کہا جاتا تھا یہاں دربار میں، اور جگہوں پہ اور کہا جاتا تھا. لہٰذا یہ بہت ہی کامیاب اور ایک خوبصورت محفل تھی. میں اپنی تو صرف ایک اظہار ممنونیت کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزی اسرار رازی نے گو کہ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ لیا، میں عام طور سے جاتا نہیں اس میں، اور دوسرے یہ کہ لیکن مجھے آ کے یہاں بہت خوشی ہوئی. میں ابوالفیض صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی اس
आजम साहब की अबुल फैज आजम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी किताब की आज तकरीबन रूनुमाई भी थी, और आप तमाम हजरात को और यहाँ के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक नहायत पुरखुलूस, उम्दा और यकीनन फ़ायदे की एक महफिल मुनक़िद की। बेहद शुक्रिया। अरे सर, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ सर, तालियां बजाकर आप लोग इल्तिमास कर रहे हैं। हाँ सुना दीजिए, मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब इन्हें ज़्यादा याद होगा मेरा। आप सुना दीजिए। हाँ एक बार और तालियां हो जाए सर। मालूम नहीं, एक बड़ी अजीब बात यह है कि बहुत मशहूर है कि मुझे बहुत अशार याद हैं, और शायद याद भी हैं, अंग्रेज़ी के और फारसी के बहुत याद हैं, लेकिन मुझे अपने कहा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। तो मुझसे एक इंटरव्यू में लंदन में पूछा कि आप अपना शेर क्यों नहीं सुनाते, आपको याद क्यों नहीं, तो मैंने जवाब ये नहीं दिया, ये दिया कि मुझे खराब। अच्छा, ज़्यादातर मैं और तरीके से शायद कुछ करने की कोशिश की, और ये शायरी भी इसलिए शुरू की कि मैं गज़ल पर एक किताब लिख रहा हूँ, और जो काफ़ी तवील और बहुत गुंजलक है। तो उसमें और मेरा उसमें थीसिस ये है कि जो क्लासिकी उसूल हैं गज़ल कहने के, ख़ास तौर से गज़ल कहने के, तो देखिए ये पेश नज़र रखिए कि गज़ल की सिनफ़ सुख़त दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है या फ़ारसी में, अरबों में भी अब नहीं है गज़ल, क्योंकि गज़ल कशीद करके हम वहीं से लाए थे, ईरान लाया था। उसके बाद अब उर्दू में जिस तरह गज़ल का इर्तिका हुआ है और आसमान पे पहुंची है, ये फारसी में भी नहीं हुई इस वक्त, कम अज़ कम पिछले 200-300 सालों में। हालांकि मलिक शुरा बहार के बहुत उम्दा गज़लें हैं जो अभी हाल ही के थे, तो उसके लिए मुझे मिसालें चाहिए थी कि क्लासिकी उसूल पे कोई मजमून कैसे बांधा जाता है। यहाँ मजमून का जिक्र हुआ था अभी, पता नहीं किसी साहब ने जिक्र किया था कि पुराने मजमून, और ये देखिए मजमून हमारे यहाँ फलसफे में आचार्य भामा ने 3री सदी ईस्वी में कहा था कि शायरी के मज़ामीन लामहदूद हैं, किसी भी चीज़ पे आप शायरी कीजिए, उसको बांध के दिखाइए। क्योंकि जो हमारे यहाँ पुरानी एक बात कही जाती थी, क्योंकि अब वो फरसूदा हुई कि क्या कहा गया है कि अहमियत नहीं है, किस तरह कहा गया है कि अहमियत है, लेकिन क्या कहा गया की भी अहमियत है, जो कि उसमें फिर एक नई चीज आई, टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन के मतन जो कहता है वो शेर किसका है, इसकी अहमियत नहीं है। हम गालिब से पूछने नहीं जा रहा है कि ये शेर आपने वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में जो दम है, क्या सोच के लिखा था, उसकी मंशा क्या है, नहीं, जो सामने चीज जो मतन मौजूद है उस पे से मानी खस कर रहे हैं आपको, और वो आपकी इस्तेदाद और अहलियत पर। लिहाजा उसकी मिसालों के लिए कुछ अशार वगैरह कहने पड़े तो वो बहुत ज्यादा हो गए। फिर कुछ बहुत मेरे करम फरमाओं ने और उन लोगों ने कहा कि इसको जमा कर दिए, जमा किया। असरार राजी ने उसकी पूरी फाइलें बना ली, 200-250 गज़लें और ये। तो मुझे याद तो सचमुच नहीं रहता, आप यकीन। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी मुसीबत और भी है, और आप शायद यकीन ना करें, किसी वकील के मुझे ये बात। जिंदगी में 2 जगह झूठ बोला है और बोलता हूँ, एक इनकम टैक्स में और एक बीवी से, और बिना झूठ भी नहीं बोलता। तो ये 2 शेर शायद याद हैं, और इसमें चूंकि मैं बेदिल का बहुत दीवाना हूँ, बेदिल की उसमें एक आध इस्तिलाह और तरकीब है शम्अ का सरपोश धुआं देखिए क्या हो, है शम्अ का सरपोश धुआं देखिए क्या हो, आएंगे जो परवाने यहाँ देखिए क्या हो। बस एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। बस्ती है ज़मी बोस मगर दूर वहां पर, बस्ती है ज़मी बोस मगर दूर वहां पर, आता है नजर एक मकान देखिए क्या। बहुत बहुत